हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड 10th में यूनिट टेस्ट 4 का जो पेपर है, साइंस का पेपर, वो साइंस के पेपर का पूरा पेपर सॉल्यूशन आज मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें और साइंस के अलावा जो अदर सब्जेक्ट के भी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में हमको यहाँ पे डिफरेंस बताना है। तो प्लांट सेल की बात करें तो इट इज सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल में। यहाँ पे बात करें तो क्लोरोप्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ऑन लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल इज अ प्रेजेंट इन इट। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर में लार्ज वॉक्यूल होता है इसके सेंटर में प्लांट सेल के, और एनिमल सेल की बात करें तो मच स्मॉलर वॉक्यूल आर प्रेजेंट इन इट। चलिए आपको दिखा देते हैं, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे बीच में पूरा ये प्लांट सेल है, उसके अलग अलग ऑर्गेनल्स है, सेल के ऑर्गेनल्स है, बीच में प्लाज्मा है। ये जो लास्ट वाला या आपको कॉर्नर पे जो बाउंड्रीज दिख रही है, ये बाउंड्रीज सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन्स आता है। ठीक है, यहाँ पे एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं दिखेगी। ठीक है, यहाँ ये मेम्ब्रेन्स है और ये वाला ऊपर वाला सेल वॉल है, यहाँ पे वो सेल वॉल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लार्ज वॉक्यूल आता है इसके अंदर वॉक्यूल्स नहीं है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन्स एंड साइटोप्लाज्म इन न्यूक्लियस। यहाँ पे हमको साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये मेम्ब्रेन जो होता है जिसके अंदर प्लाज्मा इंक्लूड होता है, प्लाज्मा उनके अंदर स्टोर होता है, वो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है इसका आउटर लेयर, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म क्यों कहलाता है? साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है प्लाज्मा। तो इसके अंदर जितने भी ये लिक्विड है, ये प्लाज्मा है, फ्लूइड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टोर होती है, इसकी वजह से हम इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस आर द इनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में दोनों चीज़ आती है, साइटोप्लाज्म भी आता है और बीच में न्यूक्लियस भी आता है। आर ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा होती है। The membrane separated cell from one another and also the cell from the surrounding medium. The plasma membrane is a porous and allows the movement of substance of material both inward to outward. और यहाँ से जितने भी substance हैं वो inward मतलब अंदर आते हैं और outward मतलब बाहर निकलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, पानी, यहाँ से ये साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन में से अंदर आता है और बाहर जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म की बात करें तो प्लाज्म बेसिकली ये प्लाज्मा होता है, एक जेली टाइप का होता है। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक अ सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन्स एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बीच में जो भी चीज़ें दिख रही है, ये सारी चीज़ें बीच वाली जो भी फ्लूइड दिख रहा है आपको, ये ऑर्गेनल्स के अलावा जो चीज़ें हैं वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा बेसिकली फ्लूइड होता है, लिक्विड टाइप का होता है। आगे बात करते हैं हम वेरियस ऑर्गेनल्स सच अ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, वॉक्यूल्स, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को बेसिकली ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, मतलब सेल का दिमाग होता है। इट इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे कि ह्यूमंस के लिए ह्यूमन का जो माइंड होता है पूरे ह्यूमन की बॉडी को कंट्रोल करता है, ऐसे ही न्यूक्लियस ये सेल का माइंड है जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। और ये स्फेरिकल टाइप का होता है, गोल होता है, और कहाँ पे लोकेट होता है? सेल के एकदम सेंटर में, बीचों बीच में। ठीक है, इट कैन बी अ स्टैंड एंड इजीली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उसको हम माइक्रोस्कोप से इजीली देख सकते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये साइंटिफिक रीजन, यहाँ पे साइंटिफिक रीजन देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व इज अ बून और फॉर अ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, बायोस्फीयर, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली रिजर्व होता है जिससे हमारी पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है वो चलती है। बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मेन for the conservation of biodiversity. They are a large area of a protected land or for conservation of wildlife, plant, animal resources and traditional life of the tribal living in areas. The biosphere reserve helps to maintain the biodiversity and a culture that of that area. That's region biosphere reserve is a born
फॉर द प्लांट एंड एनिमल। बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली उसमें अंदर बहुत सारी फॉरेस्ट आ जाएंगी, प्लांट्स आ जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है, ज़िंदगी चलती है, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, डेजर्ट आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डेजर्ट आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जो फॉरेस्ट है, मतलब जो भी जंगल है, जंगलों को हम काट दें तो उसको बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। मतलब जंगलों का, फॉरेस्ट का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, धीरे धीरे फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं पेड़ों के कटने की वजह से, तो डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या फॉर्म्ड हो रहा है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। तो रेगिस्तान को रोकता कौन है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, रेगिस्तान को कौन रोक के रखता है, जंगल, जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट होती है, वो बेसिकली रेगिस्तान को आगे फैलने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये रीजन आएगा, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू चेंज द सोइल प्रॉपर्टीज, फेवर ट्रीज रिजल्ट इन द मोर सोइल इरोजन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सोइल इरोजन ज़्यादा होता है, मतलब जो सोइल के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। Remove the top layer of the soil, exposes the lower hard and rocky layer. This soil is a less humus and it is less fertile. ये जो डेजर्ट सोइल है वो लेस ह्यूमस होता है, उसके अंदर पानी भी नहीं होता, और लेस फर्टाइल होता है, मतलब उसके अंदर हम कुछ ग्रो भी नहीं कर सकते, कोई भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और इसकी वजह से जो फर्टाइल लैंड भी होंगे, मतलब जिसके ऊपर हम चीज़ें उगाते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, डेजर्ट की वजह से डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स लीव देयर प्लेस एट द पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन एंड माइग्रेट टू द अदर प्लेसेस। ठीक है, यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं, जो वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव कर जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। तो वो किस रीजन से जाती है वो हमें बताना है। तो द बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, ऐसी बर्ड्स जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, उसे माइग्रेटरी बर्ड्स बोलेंगे हम। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। तो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से वो हर साल एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चली जाती हैं, क्योंकि उनको सूटेबल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, तो जहाँ पे भी सूटेबल क्लाइमेट होता है वो वहाँ पे उड़ के चली जाती हैं। दे फ्लाई फॉर द लाइंग एग्स एंड द वेदर इन द नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल्स। तो वो अपने एग्स को, क्योंकि एग्स के लिए क्या होता है, मेन क्लाइमेट होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर अच्छा होगा, क्लाइमेट अच्छा होगा, उतनी जल्दी एग्स उनके जल्दी ग्रो होंगे। तो इसकी वजह से अपने एग्स को उसको बचाने के लिए, रखने के लिए उनको जगह चेंज करनी पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हमको। सबसे फर्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन की यहाँ पे हमको 3 टाइप्स देना है। तो सबसे पहला टाइप्स आता है रैपिड कंबशन, उसके बाद सेकंड आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, उसके बाद लास्ट आता है थर्ड एक्सप्लोसिव कंबशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन का मतलब क्या होता है कि जनरली जो गैस है वो बर्न हो जाती है रैपिडली और प्रोड्यूस करती है हीट एंड लाइट, तो उसको हम बोलेंगे रैपिड कंबशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देयर आर सब्सटेंस लाइक अ फॉस्फोरस व्हिच बर्न इन द एयर एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की वजह से जो फॉस्फोरस है वो जल जाता है, आग लग जाती है उसमें, और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, तो उसके रैपिड कंबशन बोलेंगे। उसके बाद स्पॉन्टेनियस कंबशन, इसके अंदर क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ कंबशन इन विच मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू अ फ्लेम्स विदाउट द अप्लाइड ऑफ एनी अपीयरेंस कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोयल डस्ट, यानी बिना वजह से, यानी अपने आप खुद से इसमें आग लग जाती है, इसकी वजह से ये स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें कंबशन के टाइप्स में एक्सप्लोसिव कंबशन। एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है, धमाका हो जाना। तो कभी भी एक्सप्लोसिव कंबशन हैपेंस व्हेन द रिएक्शन ऑकर्स वेरी रैपिडली, कभी बहुत ज़्यादा रैपिडली रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से धमाका होता है। द रिएक्शन ऑकर व्हेन द समथिंग ignites to produce heat, light and sound energy. A simple way to describe it is to call it an explosion. ठीक है, some classic examples are the firecrackers or blowing up of dynamite. ठीक है, यहाँ पे जो फायर क्रेकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, उसको आप जलाते हैं तो किस उसमें जो धमाका होता है तो उसी धमाके को बोलते हैं हम एक्सप्लोसिव कंबशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज
अ गोल्ड स्मिथ यूज टू मेक अ ऑर्नामेंट्स बाय। यहाँ पे गोल्ड स्मिथ की बात करते हैं। गोल्ड स्मिथ मतलब जो सोने की चीज़ें बनाता है, ऑर्नामेंट्स बनाता है, सुनार जिसको बोलते हैं हम। तो वो कौन सा फ्लेम यूज़ करता है, कौन सा जोन यूज़ करता है उसको ऑर्नामेंट्स को बनाने में। तो अ गोल्ड स्मिथ यूज नॉन ल्यूमिनियस जोन, मतलब आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। जो कैंडल फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन होता है वो टू मेल्ट गोल्ड, यानी कि गोल्ड को मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए वो जो फ्लेम है, कैंडल का फ्लेम है, उसका आउटर मोस्ट पार्ट को यूज़ करता है। एंड सिल्वर बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल एंड हैज़ अ मोस्ट टेम्परेचर। उसके क्योंकि वो कैंडल का जो फ्लेम है, आउटर नॉन ल्यूमिनियस जोन या तो फिर आउटर मोस्ट जोन, उसमें बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है वो, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसके अंदर हीट होती है, मॉइस्चर होता है, टेम्परेचर। इसके लिए उसमें क्या होता है, उसका गोल्ड स्मिथ उसका यूज़ करता है मेल्ट करने के लिए। उसके बाद लास्ट है 5 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट कैन बी, उसमें उसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी डन टू सेव फॉरेस्ट। जंगलों को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो वी शुड ग्रो मोर प्लांट, ठीक है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाने चाहिए। उसके बाद टू प्रोटेक्ट प्लांटेड प्लांट्स एंड सप्लाई सफिशिएंट वाटर टू देम, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए प्लांट्स को, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी देनी चाहिए जिसकी वजह से वो प्लांट और ग्रो करें। टू इन्फॉर्म अ लोकल पीपल अबाउट द बेनिफिट ऑफ ट्री, लोगों को ट्री के बेनिफिट के लिए बताना चाहिए। टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज, लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि डिसएडवांटेजेस से कटिंग ऑफ ट्रीज के वो क्या हो सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द कट ओनली ब्रांचेस एंड गो प्रिवेंट द कटिंग ऑफ एंटायर ट्री, ठीक है, उसकी जो ब्रांचेस है सिर्फ उसको ही हम काटें, और उसकी जो रूट है उसको, रूट को हम ना काटें, पूरे ट्री को हम ना काटें, तो जिसकी वजह से वो भी बच सकता है। टू टेक ऑथ फॉर द प्लांटेशन ऑफ सम नंबर्स ऑफ अ प्लांट टू नंबर ऑफ अ ईयर ऑफ एज ऑफ बर्थडे एंड मेंटेन इट, ठीक है, और हमको हमारे हर साल बर्थडे पे कुछ नंबर ऑफ प्लांट्स हमको उगाने चाहिए। जैसे कि आपका 5th बर्थडे है तो आप 5 प्लांट्स उगा सकते हो। तो इस तरीके से ज़्यादा प्लांटेशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर, व्हाट शुड बी डन टू सेव पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज पीपल टू हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। तो यहाँ पे जो PCRA है, मतलब पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इंडिया के अंदर, उन्होंने ये बोला है, एडवाइस दी है लोगों को कि आप पेट्रोल को और डीजल को कैसे बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग, मतलब जब आप ड्राइविंग करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना चाहिए, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, यानी जहाँ तक हमको पॉसिबल हो सके एक कांस्टेंट स्पीड रखने की, जिसकी वजह से जो बर्निंग है पेट्रोलियम का वो कम हो जाए। उसके बाद स्विच ऑफ द इंजन एट अ ट्रैफिक लाइट, ठीक है, जो भी ट्रैफिक लाइट आती है जहाँ पे हमको रुकना पड़ता है 1 मिनट या आधे मिनट के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे हमको इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए गाड़ी को। इंश्योर करेक्ट टाइप्स ऑफ प्रेशर भी हमको करेक्ट टाइप्स का देना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेन ऑफ व्हीकल को हमको रेगुलर मेंटेन करना चाहिए, उसकी सर्विसिंग करानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं।